नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, चाइना में कोविड-19 यानी नोवल कोरोना वायरस के आउटब्रेक की वजह से 2000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई है। WHO ने हाल ही में एक इंडेक्स रिलीज किया, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स। इस इंडेक्स के अनुसार कोई भी देश अभी तैयार नहीं है पूरी तरह से कोरोना वायरस जैसी आउटब्रेक का सामना करने के लिए, और इंडिया तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, इंडिया में गरीबी काफ़ी ज़्यादा है, इंडिया हेल्थ पर काफ़ी कम खर्च करता है, इंडिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कमज़ोर है। तो विभिन्न देशों को रैंकिंग दी गई थी इस इंडेक्स में 6 कैटेगरीज के आधार पर: प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, रैपिड रिस्पॉन्स, हेल्थ सिस्टम क्वालिटी, स्टैंडर्ड्स और रिस्क इन्वायरमेंट। हालांकि इंडिया की रैंक ज़्यादा भी बुरी नहीं रही। इंडिया को रैंक प्राप्त हुई 57। इंडिया का जो स्कोर है इस इंडेक्स में एवरेज रहा। बट देखो, इंडिया को एवरेज स्कोर से खुश होने की आवश्यकता नहीं है। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है और अलग अलग राज्यों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हालत है वो काफ़ी डिफरेंट है। कुछ नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा वीक है, जबकि साउथ इंडिया के स्टेट्स फॉर एग्जांपल केरला में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। निपा वायरस का आउटब्रेक जब देखने को मिला था केरला में, तो केरला ने अच्छा काम किया था। तो ये जो इंडेक्स रिलीज किया गया, 4 एरियाज पर फोकस करने की आवश्यकता है विभिन्न देशों को। सबसे पहले अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, दूसरे नंबर पर हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच बेटर कोलैबोरेशन, जैसे पब्लिक सेक्टर के हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर हैं और प्राइवेट सेक्टर के हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर हैं, दोनों के बीच अच्छा कोलैबोरेशन होना चाहिए। इवन विभिन्न देशों के बीच भी अच्छा कोलैबोरेशन होना चाहिए हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट, हेल्थ सिस्टम आउटकम एजुकेशन में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। और सबसे लास्ट में इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी का ख्याल रखने की आवश्यकता है, क्योंकि देखो इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी का सीधा सीधा लिंकेज है लोगों की हेल्थ सेफ्टी के साथ। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है WHO के द्वारा जो इंडेक्स रिलीज किया गया, इस इंडेक्स में थाईलैंड को 6ठा स्थान प्राप्त हुआ। थाईलैंड एशिया में ऐसा देश है जिसका स्थान इस इंडेक्स में सबसे अच्छा है, क्योंकि देखो थाईलैंड ने 2015 में जब MERS ये डिजीज फैला था कोरोना वायरस की वजह से, मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, इस डिजीज से निपटने में थाईलैंड ने काफ़ी अच्छा काम किया था। WHO को जल्दी से नोटिफाई कर दिया गया था और ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म को अपनाया था इस डिजीज को फैलने से रोकने में। जबकि देखो, नोवल कोरोना वायरस का इन्फेक्शन जब चाइना में देखने को मिला, चाइना ने काफ़ी समय लगा दिया WHO को इन्फॉर्म करने में। दूसरी तरफ थाईलैंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है डिजीज़ के अर्ली डिटेक्शन और डिजीज़ के प्रिवेंशन में। इवन पब्लिक हेल्थ सिस्टम में काफ़ी कुछ इन्वेस्ट किया है थाईलैंड ने। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है इंडिया में 2009 के बाद से ही समय समय पर इन्फ्लुएंजा ए का आउटब्रेक देखने को मिलता है राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दूसरे राज्यों में। तो इससे और ज़्यादा आवश्यकता महसूस होती है कि हमें डिजीज़ के बेटर डिटेक्शन, सिम्टम्स की अवेयरनेस और क्वारंटीनिंग पे ध्यान देने की आवश्यकता है। क्वारंटीनिंग में क्या होता है, डाउट होता है कि इस पर्सन को इन्फेक्शन हुआ है, उस पर्सन को अलग करके आइसोलेट करके रखा जाता है और सिम्टम्स को मॉनिटर किया जाता है वास्तव में इन्फेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। वैसे देखो, पुणे में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, इसको WHO की H5 रेफरेंस लेबोरेटरी डेजिग्नेट किया गया है। फिर भी हमें बेटर प्रोटोकॉल्स डेवलप करने चाहिए डिटेक्शन, अवेयरनेस ऑफ सिम्टम्स और क्वारंटीनिंग की सर्विलेंस के लिए। और ये प्रोटोकॉल्स हमें बताने चाहिए सभी हेल्थ प्रोफेशनल्स को सभी लेवल्स पर लोकल लैंग्वेजेस में, ताकि पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स को और प्राइवेट हेल्थ प्रोफेशनल्स को जानकारी हो इन प्रोटोकॉल्स के बारे में। देखो, 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से हम एक लेसन सीख सकते हैं।
जब ये फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो उस समय विभिन्न देशों को आवश्यकता महसूस हुई थी कि हमें फाइनेंशियल सिस्टम में स्ट्रेस को टेस्ट करना चाहिए समय समय पर, ताकि इवेंचुअल फाइनेंशियल क्राइसिस को आने से रोका जा सके। और ये लेसन हेल्थ सिस्टम में भी अपनाया जा सकता है। समय समय पर जांच की जाए कि स्टेट्स कितना तैयार हैं हेल्थ इमरजेंसी से निपटने के लिए। तैयारी का टेस्ट होना चाहिए समय समय पर, ताकि तैयारी में कमियों का पता लग सके। वास्तव में अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी आती है तो उससे निपटने के लिए फिलहाल सिस्टम तैयार नहीं है, ये कमियां हैं, तो उन कमियों को पहले से दूर किया जा सके। अभी देखो चाइना में नोवल कोरोना वायरस का इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, तो वहां पे हांगकांग में देखा गया लोग किस प्रकार से लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं मास्क खरीदने के लिए या फिर दूसरे प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल हैंड सैनिटाइजर्स को खरीदने के लिए, क्योंकि हांगकांग में एकदम से कमी हो गई इन प्रोडक्ट्स की। होना यह चाहिए कि विभिन्न देश पहले से इन आवश्यक प्रोडक्ट्स की सप्लाई को इंश्योर करें। तो ये देखो हमें हांगकांग से सीखने को मिला। और काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स की कमियां या फिर काफ़ी सारी दूसरी कमियों का पता लग सकता है अगर समय समय पर टेस्ट होता है कि विभिन्न स्टेट्स सक्षम हैं या फिर नहीं हैं हेल्थ इमरजेंसी से निपटने के लिए। यहाँ पर देखो अगर किसी देश में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आती है तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का कोलैबोरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है और विभिन्न देशों के बीच भी काफ़ी कोलैबोरेशन हो सकता है। जैसे देखो हांगकांग में मास्क की कमी हो गई तो जल्दी से इंडिया से हांगकांग में मास्क या फिर जिन भी चीज़ों की कमी हुई है उन चीज़ों को सप्लाई किया जा सकता है। वैसे देखो एशिया के देशों के बीच कोलैबोरेटिव अप्रोच अभी भी एग्जिस्ट करती है ट्यूबरक्लोसिस, एड्स और मलेरिया जैसे डिजीज से निपटने के लिए। बट हेल्थ इमरजेंसीज को टैकल करने के लिए कोलैबोरेटिव अप्रोच को अपनाने की आवश्यकता है, खास करके फंडिंग के लेवल पर। जैसे देखो वर्ल्ड बैंक के द्वारा डिजास्टर से निपटने के लिए अभी इमरजेंसी लोन फैसिलिटी की सर्विस प्रोवाइड की जाती है डेफर्ड ड्रॉडाउन ऑप्शन के साथ। उसी प्रकार की फैसिलिटी एशियन कंट्रीज के द्वारा मिलकर भी डेवलप की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इन्वेस्टमेंट से संबंधित है। ये पॉइंट हम बार बार डिस्कस करते हैं। इंडिया को हेल्थ सेक्टर पर ज़्यादा खर्च करना चाहिए। अभी इंडिया 1.5% ऑफ जीडीपी से भी कम खर्च करता है हेल्थ सेक्टर पर। WHO के अनुसार इंडिया में 80 डॉक्टर्स हैं 1 लाख लोगों के पीछे, तो एवरेज जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कम है। देखो 2018 में केरला में निपा वायरस का आउटब्रेक देखने को मिला था, तो उस एग्जाम्पल से हमें एक चीज़ सीखने को मिली, अगर हम हेल्थ सेक्टर पर खर्च करते हैं तो इससे हमें काफ़ी फ़ायदा होता है, हम मोर्टेलिटी रेट को काफ़ी कम कर सकते हैं। उस सिनेरियो से हमें एक चीज़ ये सीखने को मिली, अगर हम जल्दी इलाज के लिए इक्विपमेंट्स अवेलेबल करवाते हैं, हम स्टेप्स लेते हैं डिजीज़ को फैलने से रोकने के लिए, पब्लिक इंफॉर्मेशन कैंपेन पर ध्यान देते हैं, तो इन सब चीज़ों को मिलाकर मोर्टेलिटी रेट को कम किया जा सकता है किसी भी डिजीज़ के आउटब्रेक में। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है, देखो एक डेटा के अनुसार ये नए नए जो पैथोजेंस फैलते हैं और इनकी वजह से कोई डिजीज़ का आउटब्रेक देखने को मिलता है, इसमें ग्लोबल वार्मिंग और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। और इंडिया तो एक ऐसा देश है जो बहुत ज़्यादा क्लाइमेट वल्नरेबल है, क्योंकि इंडिया में बारिश और टेम्परेचर दोनों काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल हो रहे हैं पहले के अपेक्षाकृत। और जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, इंडिया में पॉपुलेशन की डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, गरीबी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इंडिया काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्री है। तो आवश्यकता ये है हम बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट को भी कंजर्व करें, ताकि नए नए पैथोजेंस का इन्फेक्शन को हम प्रिवेंट कर सकें। इसके अलावा लास्ट में ये भी बोला जाता है, देखो विभिन्न देशों को तैयार भी रहने की आवश्यकता है, क्योंकि फ्यूचर में भी इस प्रकार के आउटब्रेक देखने को मिल सकते हैं। तो 2000 से ज़्यादा लोगों की अभी जो चाइना में डेथ हुई, इन डेथ्स को अवॉइड किया जा सकता है अगर सभी कंट्रीज अपने आप को बेटर प्रिपेयर करते हैं। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।